नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए डे बाय डे आपको क्लासेस दे रहे हैं। क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लासेज आपको कंटिन्यू दी है ट्रेड थ्योरी की, जिस पे पूरी तरह से चर्चा हुई है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन की जल्दी क्लास दे देंगे। और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है सीबीटी एग्ज़ाम आईटीआई फर्स्ट ईयर 2025। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर बाकी 7 क्लास को भी ज़रूर देखना, क्योंकि किसी भी क्लास में क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। पूरे साल भर अगर कॉलेज नहीं भी गए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पास करवाने की गारंटी हमारी है। आराम से पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें और चीज़ों को समझिएगा। हम डीसी सर्किट के क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, जिसमें VIR सीरीज, पैरेलल सर्किट, ओम नियम, किरचॉफ नियम जो आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। सेकेंड ईयर की भी क्लास होती है और टाइम टू टाइम आपको दे रहे हैं। सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, 100% इन्हीं में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके प्रीवियस क्लास में हो चुके थे, उनको जरूर देखना। लगभग 9 क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन से अपन इस क्लास में ले रहे हैं। तो आई होप कि आपने पिछली क्लास को अटेंड कर लिया होगा, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, सो आपको क्लास में ही अटेंड करने होंगे। आइए शुरू करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब किए बिना क्लास नहीं देखनी है, क्योंकि आगे और जब अपडेट आते हैं तो वो आपको मिलते नहीं हैं और आप पीछे रह जाते हो। सवाल सुनिए श्रीमान, किसी चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर उसके व्यास को दोगुना कर देते हैं? इधर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चालक का प्रतिरोध व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, शॉर्ट में याद रख लो। यानी अगर आप व्यास को दोगुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4, रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा माय डियर। और ये रहा डिक्रीज 4 टाइम्स, 4 गुना तक कम हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? 4 गुना तक कम का मतलब क्या है कि माना पहले 10 ओम था तो अब 2.5 ओम ही रह जाएगा। अब वो एग्जामिनर आजकल सवाल पूछने लग जाता है, अब तो खैर जितना आपके सीबीटी एग्जाम में नहीं करेगा, अगर ज़्यादा करे तो ध्यान रखना फिर उसकी जो धारा क्षमता है ना वो 4 गुना तक बढ़ जाती है। यानी अगर करंट पहले 10 एम्पियर था तो अब 40 एम्पियर करंट ले जा सकेगा वो। बताओ सवाल समझ में आया क्या? बी ऑप्शन के साथ जाना है। मतलब यहाँ अभी जो बी ऑप्शन है वो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में तो देखो क्वेश्चन भी सफल करेंगे, ऑप्शन भी सफल करेंगे। मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि जो बी में वो आपके पेपर में भी बी में ही होगा, लेकिन पेपर में क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही होगा और ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे। बस फ़र्क इतना सा है कि ए में जो ऑप्शन है वो वहाँ बी में आ जाएगा, बी में जो है वो डी में होगा, कहीं ऐसे ही होगा। सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी अगर पीडीएफ आपको लेनी है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और इन क्लासेज को आप वहाँ से बहुत अच्छे से कवर भी कर सकते हैं, मतलब नोट्स टाइप में उनको अगर पढ़ना है तो। सवाल देखिए, वो कह रहे हैं कि आपको एक प्रतिरोधक दिखाया गया है और इस प्रतिरोधक का नाम क्या है? पहचान करना बड़ा आसान है। एक तो देखो प्रतिरोधक 4 तरह के थे, एनटीसी, पीटीसी और जो वायर बाउंड प्रतिरोधक होते हैं वो है ना, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक होते हैं वो, सॉरी एनटीसी पीटीसी वो अलग प्रकार है। वायर बाउंड प्रतिरोधक, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, कार्बन कंपोजिशन और मेटल फिल्म वाला रह गया। तो वायर बाउंड जो होता है ना, ये आकार में सबसे बड़ा प्रतिरोधक यही होता है, तो इसकी देखने की पहचान हो जाती है। ये वायर बाउंड प्रतिरोधक है ना। क्या क्या विशेषताएं होती है इसकी? सर्वाधिक या सबसे बड़ा आकार इसी का ही होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और क्या ध्यान में रखेंगे? आकार से याद आया, शक्ति क्षमता भी सर्वाधिक होती है। रजिस्टर के बारे में ये कहा गया है कि आकार जो होता है वो शक्ति को संकेत करता है, यानी आकार जितना बड़ा उसकी पावर कैपेसिटी उतनी ही अधिक होती है। यानी इस जो वायर बाउंड होता है इसकी पावर रेटिंग भी अधिक होती है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे अभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पेपर में आएगा ज़रूर। अब देखो इस क्वेश्चन पर आते हैं। आज के हमारे कंसेप्ट वाले 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें न जाने कितने एग्जाम्पल्स बनते हैं, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यानी कलर कोडिंग के क्वेश्चन इसको बोलते हैं। अब इसमें अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाती है तो फिर ज़्यादा इसमें आपको कोई और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह वैसा ही चलता है, जैसे रंग बदलेंगे प्रतिरोधक का मान बदल जाएगा। तो आपके एग्जाम्पल इस तरह के 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, मैं आपको एक ही करा रहा हूँ। इसी पीडीएफ में और भी क्वेश्चन है तो फिर उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, उनका आंसर आप निकाल पाएंगे, ठीक है। सवाल सुनिएगा। सबसे पहले देखो रेड कलर दिया है, फिर ब्लू कलर दिया है, उसके बाद ऑरेंज और फिर सिल्वर। तो करना क्या होता है, आपको कलर कोडिंग टेबल याद करनी होती है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, GSN, और उससे आपको कलरिंग याद करनी होती है। सबसे पहले देखो बीबी रॉय
ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट, GSN। ये चलता है हमारा कलर कोडिंग। सबसे पहला कलर कौन सा है? रेड। तो 0 1 2, तो आपको क्या करना होता है, इसका अंक लिख लेना है। उसके बाद में कौन आया है? ब्लू। तो ब्लू है आपका यहाँ पर 1 3 4 5 और 6, तो ब्लू का होता है 6। तो ये जो है ना दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक अंक का निर्माण करते हैं और ये अंक बन गया 26। अब वैसे देखा जाए तो इस एग्जामिनर ने हमें एक मौका दे दिया और अगर देखें तो 26 केवल एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है, आगे की कोई भी कैलकुलेशन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर देखना चाहते हो, क्योंकि मैं बार बार नहीं कराऊंगा इसलिए एक ही बार में बता रहा हूँ। अब जो ऑरेंज कलर है ये तीसरी प्लेट होती है और तीसरी प्लेट होती है मल्टीपल, यानी हमें इसको क्या करना है, जो 2 अंकों का एक वैल्यू हमें मिला है इसको मल्टीप्लाई करना है। ऑरेंज जो है वो ये रहा आपका यहाँ पर, और ऑरेंज में अंक कितना है? 3। तो फिर 10 की पावर 3 यानी 1000 ओम से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको किलो लिखते हैं। तो ऑप्शन बन गया 26 किलो ओम, ठीक है ना। प्रतिरोध का मान कितना बन गया? 26 किलो ओम। अब है सिल्वर। सिल्वर की होती है टॉलरेंस, तो ये रहा सिल्वर। सिल्वर की टॉलरेंस होती है 10%। कितनी होती है? सिल्वर की टॉलरेंस यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसकी 10 की पावर 3, और सिल्वर की टॉलरेंस होती है ±10%। तो वास्तव में इस प्रतिरोधक का जो मान है ना वो है ये वाला 26 किलो ओम और ±10%। अब एग्जामिनर इसमें आपसे कितने भी सवाल बनवा सकता है मेरे प्यारे। एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि इसमें कितना कम या ज़्यादा हो सकता है। ये 26,000 का 10% कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी 2600 ओम जो है ना वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक प्रतिरोधक में आपसे सवाल ये भी पूछा गया, यहाँ पे 103 नहीं है, ये पावर 3 लगाई हुई है, ठीक है ना, पावर 4। एक एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन था कि ये प्रतिरोधक कितने से लेकर कितने तक रीडिंग दे सकता है। तो इसी का ही एग्जाम्पल ले लो। 2600 में से 26,000 में से 2600 माइनस करो। 2600 मतलब 3000 अगर माइनस कर दें तो 2300 आएगा, तो 23400 हो गया। यानी 23400 ओम से लेकर 26 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28600। 23400 से लेकर 28600 ओम के बीच में ये कोई भी रीडिंग हमें दे सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मिनिमम मान कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। ऐसे करके 3-4 तरह के सवाल इसमें बनेंगे, आपको करने हैं। समझ गए ना। मान लीजिए कि कलर बदल देता है वो, तो आपको वो टेबल याद होनी चाहिए और वो टेबल बना करके आप जो है नए कलर का क्वेश्चन पूछेंगे तो भी आप इसे कर देंगे। ठीक, आ जाइए अगले सवाल पर माय डियर। पहले आपको मैं बड़ा करके क्वेश्चन दिखा दूं, फिर हम इसके आंसर को भी पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है कि जो हमारा ओम मीटर होता है ना, इसका पैमाना जो होता है वो अरैखिक क्रम में क्यों होता है। पैमाने, पहली बात तो ओम मीटर का पैमाना होता ही उल्टा है। हमारे मीटरों का पैमाना 0 से मैक्सिमम की ओर होता है, ओम मीटर 0 से अनंत की ओर होता है। इसमें जो है राइट साइड में 0 होता है और इस साइड इनफाइनाइट होता है, तो ये इसका 0 से अनंत की ओर चलता है। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि होता क्यों है। तो दरअसल मीटर कोई भी हो, चाहे एम्पीयर मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, इन सब का जो काम करने का सिद्धांत होता है ना, वो जो सुई वाले मीटर होते हैं उसमें एक टॉर्क बनता है और उसे विक्षेपक टॉर्क, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। और ये डेफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के समानुपाती होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, दरअसल करंट जो है वो रेजिस्टेंस के उल्टा चलता है। यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा कम होगी। समझ रहे हैं आप, धारा कम होगी तो मीटर क्या करेगा, कम टॉर्क बनाएगा। कम टॉर्क बनाएगा तो सुई यही कहीं रहेगी और रेजिस्टेंस वो क्या दिखाएगा, ज़्यादा। उत्तर करना है बी, कि जो धारा यानी करंट है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो धारा कम चलेगी, कम चलेगी तो मीटर टॉर्क कम बनेगा, कम टॉर्क बनेगा तो पॉइंटर इधर ही किधर घूमता रहेगा। फिर ज़्यादा धारा चलेगी तो सुई उतनी आगे जाएगी ना, और आगे जाने पे रीडिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। और ज़्यादा धारा का मतलब क्या है, प्रतिरोध कम। यानी स्केल को हमने करंट के अकॉर्डिंग ही बनाया है। ज़्यादा धारा चलेगी ज़्यादा टॉर्क बनाएगी, सुई आगे की तरफ जाएगी। फ़र्क इतना सा है कि वहाँ पर हमने करंट की जगह रेजिस्टेंस लिख दिया और बढ़ने की बजाय घटता हुआ लिख दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, धारा बढ़ती है इसका मतलब रेजिस्टेंस घटता है। सिंपल कंसेप्ट है। वास्तव में एक ओम मीटर एम्पीयर मीटर ही है,
जैसे आपका एमीटर काम करता है, जैसे आपके एमीटर में टॉर्क बनता है, इसमें भी वैसे ही टॉर्क बनता है। तो आई होप कि चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जानकारी दे देता हूँ, कई बार जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती है। तो एग्ज़ाम से पहले अपने एग्ज़ाम का अनुभव लो, प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। ऐप में आपके CBT एग्ज़ाम के मॉडल टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। सेम टू सेम जैसे आपका पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही 75 क्वेश्चंस के सेट आपको दिए, साथ में थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कैलकुलेशन, ड्राइंग, सबके टेस्ट दिए हुए हैं। उनसे प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर नहीं आएगा। क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, साथ में इनमें पढ़ने के लिए PDF डाल दी, प्रीवियस पेपर डाल दिए। आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो भी काम आएंगे और रिपीट होंगे तो ही वो साथ में इसमें डलवा रखे हैं। तो मॉडल टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करनी है, डेफिनेटली ज्वाइन करनी है। इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। क्लासेज आपने देख ली, समझ गए कि क्वेश्चन आएगा तो कर लूँगा, लेकिन क्या पता कैसे करोगे। एक बार ज्वाइन करके अटेंड कर लो, एकदम CBT मोड पूरा। एक ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, जब आगे ये क्वेश्चन आएगा तो फिर इसको भी नहीं कराऊंगा। कंसेप्ट क्लियर कर लो सबके। मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें क्लियर करूंगा, ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में गलतफहमी बच्चों को रहती है, मैं आज क्लियर कर दूंगा। सुनना ध्यान से क्या करें। व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। अज्ञात प्रतिरोध RDC प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। यदि PAB 500 ओम है, QBC 300 ओम है और SAO 15 ओम है, यानी आपको इसने क्या किया है, वैल्यू दे दी और व्हीट स्टोन ब्रिज दे करके सवाल पूछता है। मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर सेट होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला कभी फिक्स नहीं है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, व्हीट स्टोन का फॉर्मूला P/Q बराबर R/S भी होता है और P/Q बराबर S/R भी होता है। ये डिपेंड करेगा डायग्राम उसने कैसा दिया है और डायग्राम में रेशियो आर्म और अननोन रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ लिखे हैं। आपकी 4 भुजाएं होती है। जो P और Q है इनको रेशियो आर्म बोलते हैं और S जो है उसको वेरिएबल आर्म बोलते हैं और R जो होता है अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध होता है। सुनना ध्यान से, रेजिस्टेंस का कैसे लेते हो 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से उत्तर बराबर आएगा। आगे इसके और भी एग्जाम्पल है, वो मैं नहीं करवाऊंगा, स्किप कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला वही लगना है, मान रखना है, हल करना है। तो सुनो ध्यान से। 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यदि आप इन दोनों भुजाओं का अनुपात करते हैं तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात कर दीजिए। जैसे अभी हम कर सकते हैं P/Q बराबर, इधर देखो S लिखा हुआ है, इधर R लिखा हुआ है, तो S/R करेंगे। कई जगह पर P/Q बराबर R/S करना है। अगर उसने बदल दी हो तो क्या भरोसा है, डायग्राम में बदल देता है। कई बार देखा है हमने। मान लीजिए कि वो यहाँ तीर का निशान बना देता तो वेरिएबल आर्म ये हो गई, S यहाँ लिख देता, यहाँ R लिख देता तो R/S होता। ये फिक्स है कि अगर आप इस ऊपर वाले का अनुपात यूं ले रहे हैं तो इसका अनुपात भी यूं ही लेना होगा। पहले बताओ, इतनी दूर की बात समझ में आई क्या? कैसे बताओगे? हाँ जी गुरुजी समझ में आ गई। वीडियो को लाइक करके आप अपने मन में बोलोगे कि हाँ जी बहुत अच्छे से समझ में आया था, कॉलेज में कभी नहीं आया लेकिन आपने समझा दिया। मुझे थोड़ी सुनाई देगा, मुझे आपके लाइक से पता लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब समझ तो आ रहा है, नहीं तो 4-5 मिनट में देख दिखा के निकल जाते हैं बच्चे। तो बिना लाइक के नहीं जाएंगे। आ जाओ दूसरी कंसेप्ट पर। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों भुजाओं का अनुपात अगर करते हैं तो फिर इन दोनों भुजाओं का करना है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप क्रॉस नहीं चल सकते। आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ, इसको नीचे से ऊपर की तरफ नहीं ले सकते। इसको आप लेफ़्ट टू राइट, इसको राइट टू लेफ़्ट नहीं ले सकते। ये है, अगर आप इसको यूं राइट टू लेफ़्ट ले रहे हैं तो इसको भी राइट टू लेफ़्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ लो तो फिर इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ लो, उत्तर एक बराबर आएगा। कंसेप्ट नहीं बदलने चाहिए। तो इस ब्लू वाले से कराता हूँ। देखो, तो ब्लू वाले से आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, P/S बराबर Q/R। अब माय डियर आप इसका उत्तर निकाल दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ सेम उत्तर आएगा। दोनों फॉर्मूले जो भी लगाओ, और अगर गुरुजी एक लगाना पड़ जाए तो कौन सा लगाएं, तो मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप जो है वो ये फॉर्मूला लगाइए हमेशा, ठीक, जो कि अभी मैंने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। तो देखो P और Q का मान कितना है,
P का मान है 500, Q का मान है 300, S का मान है 15, R का मान ज्ञात करना है। दोनों में 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस करा देता हूँ। R बराबर 15 इंटू 3/5, 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। R बराबर 9 ओम आएगा। इसने 9 वाट लिखा हुआ है, थोड़ी सी इससे गलती होगी बस, और कुछ नहीं है। तो कैसे ही कर लेना और याद रख लेना, उत्तर मैच हो जाएगा। अब आप चाहो तो ये वाला ट्राई करके देख लेना, 9 ओम ही उत्तर आएगा। अगर किसी का अलग आ रहा है तो मुझे बताना। कौन सा फॉर्मूला? P/S और Q/R लगा करके देख लो, 9 ओम आएगा। तो कैसे कैलकुलेशन कर लेना। अब आगे इसके 2-3 सवाल और भी है, एग्जामिनर कौन सा देगा पता नहीं है। आप तो फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला रट के याद नहीं रखना है, आपको ये डिज़ाइन याद रखनी है कि यहाँ जो भुजा लिख करके देगा, यहाँ जो लिखेगा, यहाँ जो बाई चांस अगर भुजाएं बदल दी तो। मैंने ये देखा है बच्चे रटे मारते हैं, फॉर्मूले का भी रटे नहीं मारनी है आपको, रटे मारेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक है? ऋणात्मक ताप गुणांक को NTC बोलते हैं। NTC का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर राइज होता है तो रेजिस्टेंस फॉल होता है, यानी घटता है, गिरता है। तो अचालकों में ऐसा पाया जाता है। NTC जिनमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। गुरुजी इंसुलेटर के अलावा और भी किसी का घटता है क्या? यस, किन का घटता है? सेमीकंडक्टर्स का, जो अर्धचालक होते हैं वो। यूरेका और मैंगनीन का तो लगभग कांस्टेंट ही रहता है, स्थिर रहता है, ध्यान रखना। और तांबे में PTC होता है, ठीक है ना। तांबे का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है। अब्रक, एस्बेस्टस, PVC, चीनी मिट्टी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इन सब में घटता है, ऋणात्मक ताप गुणांक पाया जाता है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? इतना डीपली बता रहे हैं तो ये भी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में भी आ ही रहे होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओम के नियम से संबंधित विद्युतीय राशियाँ कौन सी है? ओम ने किसके बारे में रिलेशन बताया था? करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस VIR के बारे में। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि V बराबर I इंटू R होता है, I बराबर V/R होता है और R बराबर V/I होता है। इन तीनों फॉर्मूले को माय डियर याद कर लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये रहा C उत्तर। याद रह जाएगा ना सबको? इन तीनों फॉर्मूले को पढ़ लो, इन तीनों फॉर्मूले में से कोई ना कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, बोनस अंक है। सीधा लिख देगा कि 60 वाट रेजिस्टेंस है, 60 वोल्ट सप्लाई है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, बताइए उसमें से धारा कितनी चलेगी। और अगर इसके साथ पावर को भी इंक्लूड कर लो तो और भी अच्छी बात है। पावर वाले भी कभी आपको टाइम निकाल करके सवाल सारे करवा दूंगा। क्वेश्चन का पहले डायग्राम दिखाता हूँ, फिर उत्तर करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है माय डियर। मैं वो नहीं हूँ कि 10 मिनट में 35 क्वेश्चन करवा दूँ, मेरे से नहीं होंगे। कंसेप्ट के साथ बताऊँगा, उत्तर कभी गलत नहीं होंगे। याद रखने का, समझाने का, एक्सप्लेन करने का दायित्व हमारा है, बस आपको पढ़ना है और समय निकालना है। क्लास को शेयर ज़रूर करें प्लीज़, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए आप, क्योंकि उन तक पहुंचाएंगे तभी तो क्लास उनको दिखेगी ना। इतना मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि अगर वो क्लास देखेंगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम आपको फुल कंटेंट इस तरह का दे रहे हैं कि कॉलेज नहीं भी गए तो समझा रहे हैं अच्छे से। आ जाओ क्वेश्चन पर। समांतर में R2 की गणना करवा रहा है, एक रेजिस्टेंस पूछ रहा है अपन से। R2 कहाँ है? ये रहा। दिया क्या क्या है गुरुजी? सप्लाई वोल्टेज दी है 24 वोल्ट। एक बात तो हमें कन्फर्म है कि समांतर में वोल्टेज सबको समान मिलती है। टोटल करंट दी है 15 एम्पियर, आंकड़े नहीं है तो मैं लिख के दे देता हूँ, समझ नहीं आ रहे हैं तो 15 एम्पियर टोटल करंट दी है। हमें इसका रेजिस्टेंस दे दिया 8 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे दिया 3 ओम और यहाँ पूछा है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले टोटल वोल्टेज में टोटल करंट का भाग देकर कुल प्रतिरोध निकाल दो और फिर इसका माइनस कर लो, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि ये समांतर है। तो दूसरा तरीका ये है कि टोटल करंट में से I1 और I3 दोनों करंट निकाल दो, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो तीसरी करंट यहाँ I2 में ही चलेगी। क्योंकि हमें R2 निकालना है इसलिए हमें क्या करना है? V/I2 करना है। वोल्टेज का मान तो पता है 24 वोल्ट है, लेकिन इसमें से चलने वाली धारा का नहीं पता ना, तो इसमें से चलने वाली धारा को ले आओ। I2 कैसे ज्ञात करोगे? I टोटल में से माइनस कर दो 1 और 3 को जोड़ करके, 1 और 3 को जोड़ करके माइनस कर दो। गुरुजी इनकी भी तो धारा नहीं दे रखी ना, तो निकाल लेते हैं। I बराबर
V/R से। इसको 24 वोल्ट की सप्लाई मिली, 8 ओम रेजिस्टेंस है, करंट कितना चलेगा 3 एम्पियर। इसको 24 वोल्ट सप्लाई मिली, रेजिस्टेंस 3 ओम है, धारा कितनी चली 8 एम्पियर। दोनों में से कितनी चली 11 एम्पियर। तो गुरुजी 15 में से 11 माइनस करेंगे, आंसर कितना आया 4 एम्पियर। इस सेकंड की करंट कितनी है 4 एम्पियर। 24 वोल्ट मिल रहे हैं, 4 एम्पियर करंट चल रही है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। बताओ सवाल समझ में आया क्या। अब इसका ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत है क्या। मान लीजिए कोई बच्चा कह दे कि गुरुजी ऑप्शन दिखा लो, बोर्ड पूरा दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, एग्जामिनर ये वैल्यू बदल देगा, 3 की जगह 6 ओम लिख देगा, तो इसकी करंट 4 एम्पियर हो जाएगी। इसमें से 3 चली थी 9 हो गई है, नहीं 4 और 3 7 हो गई, तो फिर यहाँ 8 एम्पियर करंट चलेगा। 4 की जगह बात इतनी सी है, रेजिस्टेंस 6 की जगह 3 ओम रह जाएगा। आंकड़े बदलेंगे, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। यही हम सिखाते हैं पूरे साल आपको थ्योरी में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का तो लंबा अनुभव है हमारे पास। सो आप विश्वास करें और चीज़ों को पढ़ें बहुत अच्छे से। नहीं भी गए ना कॉलेज तब भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छे से थ्योरी क्लियर हो रही है। आ जाओ अगले सवाल पर। क्वेश्चन बहुत पढ़े अभी तो यार। एक शाखा खुली होने पर समांतर में क्या प्रभाव पड़ेगा। समांतर में, घरों में कनेक्शन समांतर में ही होते हैं। मान लीजिए घर में ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई तो क्या पंखा बंद हो जाता है, नहीं ना। कौन बंद होता है, केवल ट्यूबलाइट। तो पैरेलल सर्किट की एक लाइन याद रख लो, जिस सर्किट में प्रॉब्लम आती है वो काम नहीं करता है, उसमें से धारा नहीं बहती है, बाकी सब में करंट चलती रहती है अपने नियमानुसार जो भी होती है। नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में से कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा। फंडा क्लियर है। अगर ये श्रेणी क्रम होता ना तो फिर सारे उपकरण बंद हो जाते। सीरीज में अगर एक में फॉल्ट आता है तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओम मीटर इकाई होती है। अगर ओम मीटर नहीं हो तो ओम सेंटीमीटर हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल तो हर शिफ्ट में आया था लगभग। आपका एग्ज़ाम कब है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ वो मत पूछ लेना, डिटेल से देख लेना एक बार जा कर के। और हर दिन लगभग 3 शिफ्ट होती है, 10 दिन के आसपास पेपर चलते हैं, तो 30 पेपर होते हैं आपके, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। आओ अगले सवाल पर। सर्किट ब्रेकर में आर्क समन। आर्क क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के जब कॉन्टेक्ट मेक और ब्रेक होते हैं ना, उस दौरान चिंगारी पैदा होती है, उसको रोकने के लिए हम लगाते हैं, उसे वेरिस्टर बोलते हैं। और वेरिस्टर का पूरा नाम शॉर्ट नेम होता है VDR। VDR का पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको रट लो, बहुत रिपीट हुआ है, ये आएगा पक्की बात है। किस दिन किस शिफ्ट में होगा वो कौन खुश नसीब है पता नहीं। जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन बता देना कि आज मेरा पेपर था और मेरी शिफ्ट में आया था। पढ़ लो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मतलब लगभग महीना भर है आपके पास, इतने में तो मैं सारा करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्या पूछ रहा है। सीरीज सर्किट दिया हुआ है, कह रहा है कि वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक का है। वोल्ट मीटर कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना। तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और जिस जहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना, वहाँ सर्किट क्या है, ओपन है। एक सीधी डायरेक्ट लाइन बताता हूँ, याद रखिएगा। ओपन सर्किट के अक्रॉस सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है। अब मैं कुछ थ्योरी बताता हूँ, सुनना। जब सर्किट ओपन हो जाता है तो पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी ना तो आपका R1 काम करेगा, ना ही R2 काम करेगा, ना ही R3 काम करेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप तो कोई करवा ही नहीं पाएगा। इधर से बैटरी का माइनस वाला सिरा घूम करके यहाँ तक आया हुआ है और इधर से प्लस वाला सिरा यहाँ पर घूम करके आया हुआ है। एक तरह से ये खुद ही श्योर सी है। ओपन सर्किट पर सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है, एक लाइन याद रख लो। यानी यहाँ जितना दिखा रखा है ना, उतनी ही इस वोल्टमीटर की रीडिंग है। ये कंपटीशन एग्जाम में आया है। उत्तर प्रदेश में टेक्नीशियन सेकंड नाम से वैकेंसी आती है विद्युत विभाग में, सेम क्वेश्चन था। फ़र्क इतना सा है कि उसने 2 रजिस्टर यहाँ दिखाए और ओपन सर्किट यहाँ दिखा दिया। इसलिए मैं कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अब जब आप सेकेंड ईयर पास कर लोगे ना, तो उसके बाद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो उसके लिए कंसेप्ट खुला हुआ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, मैं बता दूँ 18 वोल्ट लिखा हुआ है और इसका आंसर 18 वोल्ट है। मान लीजिए एग्जामिनर आपको यहाँ 24 वोल्ट लिख कर दे देता है, तो उत्तर कितना है, 24 वोल्ट। एग्जामिनर आपको 12 वोल्ट लिख कर दे देता है, तो आंसर कितना है, 12 वोल्ट। फंडा क्लियर।
कोई समस्या है तो बताओ, इससे इजी कोई क्या ही समझाएगा आपको। मेरा ये मानना है कि पढ़ने वाले बच्चे को क्लास पसंद आ रही है। अब जिसको चाहिए कि मुझे तो एग्ज़ाम के लिए बता दो बस फटाफट से जी कि मैं पास हो जाऊं बस 10 मिनट में 15 क्वेश्चन, नहीं भाई वो नहीं होगा। हाँ इतना पढ़ लो, पास की अभी भी गारंटी है, चिंता मत करना। 80% 90% नंबर आएंगे अगर सारा कवर करोगे तो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। सवाल सुनो, सीरीज परिपथ का उपयोग क्या है? उपयोग नहीं, दरअसल एग्जाम्पल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सीरीज में जुड़ता है। वोल्ट मीटर समांतर में लगता है, घरों में प्रकाश व्यवस्था समांतर में है, एमीटर में शंट समांतर में लगता है। ये तीनों के तीनों कैसे जुड़ते हैं? समांतर में जुड़ते हैं। सीरीज में क्या है? वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है और उसे मल्टीप्लायर बोलते हैं, और ये मल्टीप्लायर जो है ये कॉइल के सीरीज में लगता है। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट लगाते हैं और ये शंट मीटर के समांतर में लगता है, श्रेणी में नहीं लगता है। यहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं, एमीटर शब्द देख लेते हैं, उन्होंने पढ़ रखा है एमीटर सीरीज में लगता है। हाँ एमीटर सीरीज में लगता है, लेकिन ये तो एमीटर के शंट की बात कर रहा है, तो एमीटर में शंट समांतर में लगता है, वो रेंज बढ़ाने के लिए लगता है। यहाँ वोल्ट मीटर में प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर खुद समांतर में लगता है, लेकिन मीटर के साथ सीरीज में जुड़ता है ये। अंडरस्टैंड? सबका फंडा क्लियर है, लॉजिक क्लियर है ना? इतनी दूर अगर देख रहे हो तो फंडे क्लियर ही है, क्लास समझ में ही आ रही है तभी देख रहे हैं, नहीं तो बच्चे छोड़ जाते हैं 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट देख करके। प्लीज़ बिना लाइक किए मत भाग जाना, शेयर कर दो, रिक्वेस्ट पे कर दो। इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतने ज़ोर ज़ोर से क्लास बोल बोल कर बता रहे हैं, लाइक शेयर तो बनता है। सवाल देखो, सीरीज परिपथ में खुले प्रतिरोध पर क्या होगा? कोई धारा नहीं चलेगी पूरे सर्किट में, कोई भी काम नहीं करेगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़, खुले प्रतिरोधक के दोनों ओर सप्लाई वोल्टेज होगा। अभी पिछले में डायग्राम दिखा करके करवा के आया हूँ, पिछला क्वेश्चन देखो। खुले प्रतिरोधक के आर पार पूरा सप्लाई वोल्टेज होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आ जाओ इस पर। R3 का प्रतिरोध याद करना है, सेम सवाल है, मैं नहीं करवाऊंगा, आपको करना है, मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ 24 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ 12 एम्पियर करंट है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, तो ये क्यों नहीं निकाल सकते बताओ? इन दोनों की धाराएं निकाल लेंगे, 12 एम्पियर में से उसको घटा देंगे, बची हुई करंट इसी की है, 24 वोल्ट है, इसका भाग देंगे, R3 आ जाएगा। वो तो जो पहले क्वेश्चन मैंने करवाया वो है। R1 2 3 कोई भी पूछ ले, इसमें क्या फ़र्क पड़ना है? वो कह रहा है कि अगर हम A और B को शॉर्ट कर दें तो क्या होगा। देखो A B कहाँ है, ये रहा। A B शॉर्ट करने का मतलब क्या हो गया? प्लस और माइनस को शॉर्ट करना। मतलब सर्किट में अगर यहाँ फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज उड़ जाएगा, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, परिपथ में कोई करंट नहीं चलेगी, पूरे प्रतिरोधक का, पूरे सर्किट का प्रतिरोध 0 हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो गया ना। अगर यहाँ कहीं करते ना बीच में तो एक ही शॉर्ट होता, लेकिन ये तो पूरे सर्किट को ही शॉर्ट कर दिया, क्योंकि समांतर में कुल प्रतिरोध न्यूनतम से भी न्यूनतम है। इनका अगर एक एक ओम भी है तो क्या है, इसका तो 0 ही है ना। ठीक, सवाल देखो, तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या है? तो उसे सेंसिस्टर बोलते हैं, और सेंसिस्टर कहते हैं पीटीसी को, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मान प्रतिरोध के साथ जिनका बढ़ता हो सेंसिस्टर बोलते हैं इनको। ठीक, सवाल देखो, विद्युत की मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत की मात्रा को इंग्लिश में हम लोग चार्ज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवेश, और चार्ज बराबर क्या होता है? IT, धारा इंटू समय। धारा इंटू समय बराबर क्या होता है? आवेश। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है? कूलाम्ब या कूलम्ब, कुछ भी बोल देना जो आपको समझ में आ रहा हो। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन और रह गए, आपको अगली क्लास में कराएंगे। अब यही रोक रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप भी करो और दोस्तों से भी करवाओ। बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया।